Amazon हमारी स्क्रीन रिकॉर्ड करता है हमेशा। इज इट ट्रू? हमारा फोन बातें सुन रहा है। हैकिंग एक तरीके का क्राइम है। जिस बारे में मैंने बातें भी नहीं करी, वो एड्स मुझे कैसे दिख रहे हैं? डिजिटल फुटप्रिंट्स कभी रेज नहीं होते। आपने कोई OTP शेयर नहीं करा है, फिर भी आपके पास से पैसा चला गया है। साइबर क्राइम एक पेंडेमिक की तरह फैल रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्या टॉक्स। जैसे कि हम देख रहे हैं कि साइबर क्राइम का रेशियो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। अब उन साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए और उन पे काम करने के लिए इंडिया के अंदर कैसे साइबर लॉज हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं IT एक्ट। तो उसके लिए आज हमारे साथ गेस्ट हैं एडवोकेट जानवी शर्मा। हेलो मैम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्या टॉक्स। थैंक्स, इट्स माय प्लेजर टू बी देयर। सो मैम, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि साइबर क्राइम्स डे बाय डे नए नए तरीके के आ रहे हैं इंडिया के अंदर। उनको रोकने के लिए इंडिया के अंदर साइबर लॉज कैसे हैं? लुक, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी के साथ इवॉल्व हो रही है। तो अभी मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि हमारे देश में बहुत ही सक्षम, एकदम स्ट्रॉन्ग साइबर लॉज हैं। अभी हमारे पास IT एक्ट 2000 है। अभी हमारे पास नया नया लॉ आया है DPDPA, जो भी एक तरीके का साइबर लॉ है। और गवर्नमेंट अभी डिजिटल इंडिया एक्ट भी लेकर आ रही है। तो अभी जो हमारा IT एक्ट है उसमें मोस्ट ऑफ दी ऑफेंसेस कवर होते हैं। उसमें AI रिलेटेड ऑफेंसेस के लिए अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। बट अगर मैं बात करती हूँ बेसिक साइबर रिलेटेड ऑफेंसेस, जैसे कि साइबर स्टॉकिंग हो गया, साइबर टेररिज्म हो गया, या फिर किसी भी तरीके से किसी की आइडेंटिटी को यूज़ करना, फ्रॉड आइडेंटिटी को मतलब फ्रॉड तरीके से आप किसी का फेक अकाउंट बनाकर किसी की आइडेंटिटी को यूज़ करना, किसी के भी डिवाइस में हैक करना। तो जहाँ से हम शुरू करते हैं साइबर ऑफेंस को करना, उसके लिए अभी हमारे पास लॉज हैं। और अभी हमारे पास कोई ऐसा राइट नहीं था कि हम किसी को बोल सके कि आप हमारा डेटा इरेज कर दीजिए, या आप हमें बताइए कि आपके पास हमारा क्या क्या डेटा का एक्सेस है। तो उसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट बहुत अच्छा स्टेप ले चुकी है, DPDPA आ चुका है। तो अभी हमारे पास चीज़ें हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती जाएगी, वैसे वैसे गवर्नमेंट कोशिश कर रही है अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रही है नए अच्छे लॉज लाने के लिए। तो आई थिंक हो जाएगा। मैम, आपने बोला DPDPA एक्ट अभी आ रहा है, वो क्या है? DPDPA एक्ट अभी गवर्नमेंट अपनी तरफ से बना चुकी है। अभी उसका कंसल्टेशन भी गवर्नमेंट ने चालू करा है। तो आई थिंक उसका डेट बढ़ा दिया था। पहले 18 फ़रवरी तक पब्लिक कंसल्टेशन के लिए ओपन था। अभी शायद कुछ 5 मार्च तक वो गवर्नमेंट कंसल्टेशन ले रही है। तो DPDPA एक्ट इज़ द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। तो अभी गवर्नमेंट ने उसके रूल्स भी ले आए हैं। तो जो हमारा DPDPA एक्ट है, अगर आपने GDPR के बारे में सुना हो, जो यूरोपियन यूनियन के लिए है, यूरोप में कुछ जो देश हैं उनके लिए है। इसी तरीके से अभी DPDPA एक्ट जो है, DPDPA एक्ट, वो इंडिया के लिए आया है, जिसमें हम अपने पर्सनल डेटा के लिए किसी भी कंपनी से ये पूछ सकते हैं आपके पास हमारा कौन सा पर्सनल डेटा है। अगर हम चाहें तो हम उनसे बोल सकते हैं कि आप प्लीज़ हमारा पर्सनल डेटा इरेज कर दीजिए। हम उनसे बोल सकते हैं कि क्या आपने हमारा पर्सनल डेटा कलेक्ट करने से पहले हमारा कंसेंट लिया था, आपके पास हमारा डेटा कहाँ से आया है। और कंपनीज़ के पास भी ये उत्तर हमको देने को रहेगा। और एक कॉम्प्लायंस भी होता है कि कंपनीज़ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो भी डेटा उनके पास है उसको इनक्रिप्ट रखें, उसको सुरक्षित रखें। तो अभी तक कंपनियां उस तरीके से डेटा को सुरक्षित नहीं रख रही थी। पर्सनल डेटा को मैं बोलूँगी, कंपनी में लोगों को नहीं, मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको नहीं पता है कि
हमको किस तरीके से डेटा फ्लो करना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको आज मैं एक कंपनी और मैंने रिक्रूटमेंट निकाला है, तो अभी रिक्रूटमेंट अगर कोई भी कंपनी निकालती है तो वहाँ पर एचआर में भी कई सारे डिवीज़न होते हैं। वहाँ पर हम कैंपस रिक्रूटमेंट भी करते हैं, लेटरल हायरिंग भी चल रही होती है। मैं नौकरी, लिंक्डइन, यहाँ पर भी जॉब पोस्ट डालती हूँ। मेरे पास कई सारी एप्लीकेशंस आई हैं। तो किस तरीके से मैं जो पर्सनल डेटा है, जो एक सीवी है, उसमें कितना सारा डेटा है, तो अभी मैं क्या क्या डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, मैं उसको कैसे स्टोर कर रही हूँ अपने पास। मैं अगर एक कंपनी हूँ, मैं किस तरीके से किसी का पर्सनल डेटा स्टोर कर रही हूँ, मैं किस किस वेंडर के साथ, अगर मैं किसी का बैकग्राउंड चेक करा रही हूँ तो मैं किस वेंडर के साथ उस डेटा को शेयर कर रही हूँ। और अगर मैं उस वेंडर के साथ वो डेटा शेयर कर रही हूँ, क्या मेरा उस वेंडर के साथ कोई एग्रीमेंट बना है कि वो कहाँ ये डेटा शेयर कर सकता है, वो किस तरीके से इस डेटा को स्टोर करके रखेगा अपने पास, वो भी DPDPA कवर करता है। तो डेटा को सुरक्षित रखने के लिए, पर्सनल डेटा को मैं बोलूँगी, पर्सनल डेटा को सुरक्षित रखने के लिए ये गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है, DPDPA लेकर आया है। एंड DPDPA एक्ट सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है, वो मतलब डेटा प्राइवेसी एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत, जैसे मैं बोलूँगी बहुत बड़ा समुद्र है डेटा प्राइवेसी। क्योंकि डेटा प्राइवेसी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपना अमेज़ॉन चला रहे हैं, क्या आपको मालूम है अगर आप अमेज़ॉन चला रहे हैं तो उस वक्त अमेज़ॉन आपका पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा है। देयर आर थर्ड पार्टीज़ जो अमेज़ॉन उन थर्ड पार्टीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, उन थर्ड पार्टीज़ को पैसा देता है उसके लिए। उन थर्ड पार्टीज़ का यही काम है कि जितनी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो अमेज़ॉन को दे। मैंने किस प्रोडक्ट को कितनी देर देखा है, मैंने किस प्रोडक्ट को अपने विश लिस्ट में डाला है, मैंने किस प्रोडक्ट को अपने कार्ट में डालकर वहाँ से रिमूव कर दिया है, मैं किस प्रोडक्ट को अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कर रही हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, नेटफ्लिक्स जैसे जो एप्लीकेशंस हैं वो तो ये भी बोलते हैं कि अगर हमारा बैकग्राउंड में भी एप्लीकेशन चल रहा है, स्टिल आप हमको डेटा कलेक्ट करके दीजिए, आप हमको स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स दीजिए कि उस वक्त वो डेटा प्रिंसिपल, वो इंडिविजुअल क्या कर रहा है अपने फ़ोन में। तो उन सब पे भी रोक लगाने के लिए DPDPA एक्ट आया है। आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी और बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए मेरे माइंड में। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने बताया DPDPA के बारे में, तो अभी तक हम लोगों को लगता था कि सिर्फ फीमेल्स का फीमेल्स के लिए डेटा प्राइवेसी है, बट इट्स फॉर एवरीवन, राइट? यस। एंड इट मीन्स अगर मुझे कल को अमेजोन से पूछना होगा कि मेरा आपके पास क्या क्या डेटा है, और मैं अगर चाहूँ तो उसको इरेज भी करवा सकता हूँ। यस। बट डोंट यू थिंक कि इससे एक डिफ़िकल्टीज आ सकती है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, कि कल को जैसे हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ नोटिस सर्व करती है कंपनीज़ को और वो डेटा मांगती है फॉर द इन्वेस्टिगेशन पर्पस, तो उसमें फिर उनको डिफ़िकल्टीज आएंगी? किस तरह की डिफ़िकल्टीज? अगर सपोज मैंने अमेजोन को बोल के अपना डेटा इरेज करवा दिया वहाँ से, देन और मैंने कोई क्राइम किया हो और गवर्नमेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने अमेजोन को कोई नोटिस सर्व किया हो मेरे रिगार्डिंग, तो कंपनीज का एक पॉलिसी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो एम्प्लॉयमेंट लॉ है वो ये बोलता है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके गया है तो आपको उसका डेटा इस पर्टिकुलर टाइम के लिए, इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको अपने पास स्टोर करके रखना रहेगा। अगर मैं कोई भी ट्रांजैक्शन करती हूँ बैंक के थ्रू, तो हमारा एक टाइम पीरियड रहता है कि इतने टाइम पीरियड के लिए आपको डेटा स्टोर करके रखना पड़ेगा। इवन अगर हम अमेज़ॉन का जब भी हम कोई एप्लीकेशन स्टोर करते हैं तो हमारे पास एक प्राइवेसी नोटिस आता है, जिस प्राइवेसी नोटिस में ये लिखा होता है कि कितने टाइम के लिए हम डेटा को स्टोर कर रखेंगे। और कोई भी डेटा, कोई भी पर्सनल डेटा हो या कोई भी किसी भी तरीके का डेटा हो, एक बार आप उसको डिजिटल मीडियम पर ले आए हो तो उसे कभी रेज नहीं किया जा सकता। तो अगर कोई भी एजेंसी है, ये हमारे DPDPA में लिखा हुआ है कि अगर जुडिशियल यूज़ के लिए, अगर किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए, कोई भी तरीके का अगर लेजिटिमेट यूज़ है, इनफैक्ट फॉर द वाइटल इंटरेस्ट एज वेल, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है फॉर एग्जांपल, तो आप किसी भी इंडिविजुअल का डेटा डिस्क्लोज कर सकते हो। राइट। यस।
तो आई डोंट थिंक सो कि उसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स होंगे। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को स्ट्रगल कहाँ पर आता है, अगर फॉर एग्जांपल किसी ने इंटरनेशनल कोई क्राइम करा है तो दूसरे कंट्री का जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होता है उसके साथ जब हमको इंटरेक्ट करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, तो उन चीज़ों में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को स्ट्रगल्स या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है थोड़ा, क्योंकि उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके लिए। वैसे प्रोसीजर क्या होता है अगर सपोज कोई बाहर की पुलिस है, इंडिया से बाहर की पुलिस, और वो इंडियन कंपनी का डेटा मंगाना चाहती है, तो इसका प्रोसीजर क्या होता है? इंडियन कंपनी का डेटा मंगवाना चाहती है, तो अभी आपने यहाँ पर बोला कि वो इंडियन कंपनी का डेटा मंगवाना चाहती है, क्या इंडियन कंपनी के पास जो एम्प्लॉयज़ हैं, या अगर इंडियन कंपनी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो उसके जो टारगेट ऑडियंस है वो उस देश के रेसिडेंट्स हैं या नहीं है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि वो मंगवा क्यों रही है। जब तक उनका कुछ मतलब ही नहीं है, जब तक वो कंपनी सिर्फ इंडिया में काम कर रही है, तो वो मांग ही नहीं सकते हैं ना, वो क्यों मांग रहे हैं। ओके। हाँ, वो मतलब बेस क्या है उनका, रीज़न क्या है मांगने का। तो सबसे पहले तो आप उनसे पूछेंगे ना कि आप क्यों मांग रहे हैं, क्या रीज़न है आपका मांगने का। अगर कोई ऐसा रीज़न है कि हाँ उनको डेटा देना चाहिए, तो फिर उसका एक उसके लिए एक एग्रीमेंट्स होते हैं, उसके लिए आप SCC कर सकते हो, बहुत सारी डिफरेंट टाइप का अग्रीमेंट्स रहता है जिसके माध्यम से आप वो डेटा शेयर कर सकते हैं। ठीक है। अभी आपने DPDP के बारे में जब लोग डिस्कस कर रहे थे तब आपने एक चीज़ और बोली थी कि अमेजोन हमारी स्क्रीन रिकॉर्ड करता है हमेशा। सो इज इट ट्रू रियली? या इट इज़ ट्रू। मतलब ये तो फिर काफ़ी शॉकिंग है। There are very big companies, the companies that are making a lot of profit and they are doing this kind of business. मतलब ये काफ़ी शॉकिंग है कि हम लोग ये उनका Amazon प्रोडक्ट पे है, ये मेरा ये प्रोडक्ट है कि लोग आपके एप्लीकेशन पे क्या कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट पर वो कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हो। तो हम अमेज़ॉन के वही एड्स क्यों देखते हैं बार बार अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या गूगल पर, जिसके बारे में ना हमने अपने दोस्तों से बात करी होती है, ना हमने किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा होता है, ना हमने अपने घर पे बात करी होती है। मैं अपने अकेले कमरे में रहती हूँ, मैंने सिर्फ सोचा कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अमेज़ॉन पर देखा, मैं 3-4 बार उस प्रोडक्ट पर गई, कल गणपति, आज पहली बार मैं उस प्रोडक्ट को देख रही हूँ। तो मतलब कैसे मुझे हर जगह वही ऐड दिख रहा है। मैंने तो सिर्फ एक बार अमेज़ॉन पर ही चेक करा है ना, मैंने तो अभी तक किसी से डिस्कस भी नहीं करा। हम बात करते हैं कि हमारा फ़ोन बातें सुन रहा है, हम बातें करते हैं कि हमने व्हाट्सएप पे चैटिंग करी, इस वजह से हमें एड्स आ रहे हैं, बट जिस बारे में मैंने बातें भी नहीं करी, जिस बारे में मैंने चैट भी नहीं करा, जिसके बारे में किसी ने सुना ही नहीं, वो एड्स मुझे कैसे दिख रहे हैं। ट्रू। तो कुछ तो है उसके पीछे। मतलब डिजिटल फुटप्रिंट्स जो हम लोग बोलते आए हैं अब तक और सुनते आए हैं कि डिजिटल फुटप्रिंट्स कभी रेज नहीं होते, और कभी रेज नहीं होते, मतलब इसी को बोलते हैं कि डिजिटल फुटप्रिंट्स। सो डिजिटल फुटप्रिंट्स, अगर मैं बात करती हूँ कि अभी आपको पता है क्या कि साइबर क्राइम उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा साइबर क्राइम का ट्रॉमा हो चुका है लोगों को। सो फॉर एग्जांपल आजकल बहुत सारे ना सुसाइड्स हो रहे हैं। अगर मैं वेमेन के लिए बात करती हूँ तो बहुत सारी वेमेन सुसाइड कर लेती हैं, और सिर्फ सुसाइड वहीं तक नहीं रुकता है। कई बार उनके माता पिता जो छोटे शहरों से होते हैं, जो समाज को उसके लिए लड़ नहीं सकते हैं या उत्तर नहीं दे सकते हैं, वो लोग उसके लिए सुसाइड कर लेते हैं। अगर मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिलीज़ की बात करूं तो लगभग घरों में वो लोग किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते। अभी एक लड़की है और उस लड़की ने अपना कोई भी 3 या 4 मिनट का वीडियो, एकदम नॉर्मल वीडियो उसने अपलोड करा है इंस्टाग्राम पर। वो बात कर रही है, वो हम तुम्हारे जैसे ही घर की एक लड़की है, वो बातें कर रही है, कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है, अपने बिजनेस के लिए वो प्रोडक्ट सेल कर रही है। साइबर क्रिमिनल्स को अगर किसी को भी उससे कोई भी तरीके का बदला लेना है, कोई भी तरीके का रिवेंज लेना है, तो सिर्फ किसी से भी उसकी अगर लड़ाई हुई है तो सिर्फ उसको उसका वीडियो चाहिए, उसका चेहरा चाहिए 3-4 मिनट का, उसको उसकी आवाज़ चाहिए 3-4 मिनट की, और वो उसका एक गंदा वीडियो बनाकर किसी भी साइट पर अपलोड कर सकते हैं। तो अब अगर गवर्नमेंट बोलती है कि ऐसे कई सारे वेबसाइट्स हैं, ऐसे कई सारे पोर्टल्स हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, जहाँ पर आप ये रेज कर सकते हैं दैट यू नीड टू टेक योर फोटो डाउन,
ठीक है, बट अगर आप ये कर भी रहे हैं दोबारा से फोटो आ जाएगा। हो सकता है कि उस साइबर क्रिमिनल ने कई सारे लोगों को ऑलरेडी फोटो भेज रखा हो। आप कितने लोगों को पकड़ोगे, कितने फोटोज आप डाउन करवाओगे? आप नहीं करवा सकते हो ना। अब आप मुझसे बोलेंगे कि ऐसे कैसे वो दोबारा अपलोड कर सकता है, उसके लिए तो केस चल रहा है, राइट। और वो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता है। वो क्यों बोलेगा कि मैंने किसी के साथ शेयर करा है? वो बोलेगा कि जब मैंने अपलोड करा था तो उस इंसान ने डाउनलोड कर लिया था और फिर उसने अपलोड कर दिया है। तो कभी भी जो एक बार डेटा डिजिटल इन्वायरमेंट में आ गया है वो तो कभी डिलीट ही नहीं हो सकता। इससे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको एक और बताती हूँ। तो ट्रू कॉलर, हम में से ज़्यादातर लोग ट्रू कॉलर यूज़ करते हैं। आप अगर ट्रू कॉलर पर किसी का भी नाम सेव करते हैं तो 3 या 4 दिन में जिस इंसान के पास उसका नाम नहीं है, जो इंसान कोई रैंडम कॉल कर रहा है या किसी के पास वो कॉल कर रहा है जिसका नंबर उस इंसान के फ़ोन में सेव नहीं है, तो वो उसका नाम शो करेगा। जो नाम आपने अपने फ़ोन में सेव करा होगा और आपके फ़ोन में ट्रू कॉलर है। तो हमारे पास एक केस आया था जिसमें किसी लड़की का नाम प्रोस्टिट्यूट को हिंदी में जो हम बोलते हैं उस नाम से किसी एक उसका जिस लड़के के साथ वो रिलेशनशिप में थी, फिर उनका ब्रेकअप हो गया, तो उस नाम से उसने सेव कर लिया। अभी जब भी वो लड़की किसी को भी कॉल कर रही थी तो वो नाम शो हो रहा था। अभी वो लड़की कहाँ जाए? तो इस तरीके के भी बहुत सारे केसेस होते हैं। तो वो जो ट्रॉमा होता है ना, वो ट्रॉमा नहीं निकलता है फिर। अभी ये तो एक एक्सीडेंट से भी ज़्यादा ट्रॉमा एक साइबर क्राइम दे जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलती हूँ, मैं एक बहुत ही पढ़ी लिखी स्त्री हूँ और मेरी एज अभी 45 साल हो चुकी है, मेरे बच्चे हो चुके हैं और अब मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैं ऐसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करती हूँ जहाँ पर मुझे पता नहीं था कि वो एक मेरे साथ कोई साइबर फ्रॉड करेंगे। मैंने तो जो भी पढ़ा, जैसे पढ़ा, सब कुछ सही पढ़ा, मुझे सब कुछ सही लग रहा था। ठीक है, मैंने अभी तक अपने बच्चे पाल पोस के बड़े करे हैं, मुझे तो सब आता है। मेरे को तो अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है और मैंने सबको बता दिया है कि ये मैंने ऐसा इन्वेस्ट करा है। मैंने अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स को बता दिया है और कुछ समय के बाद मेरे पास इसका इतना रिटर्न आने वाला है। उसी से मैं अपने बच्चे की शादी करने वाली हूँ। मेरी एक लड़की है, उसी से मैं वो इन्वेस्टमेंट मैंने करी ही उस लड़की की शादी के लिए है। तो अभी होगा क्या, मुझे पता चलता है कि ये तो साइबर फ्रॉड है, मेरा सारा पैसा डूब जाता है। तो क्या कभी मेरी हिम्मत होगी दोबारा से कोई इन्वेस्टमेंट करने की? क्या मेरे जो रिश्तेदार हैं वो मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे? ये तो एक कार से एक्सीडेंट हो जाता, उसका मुझे इतना ट्रॉमा नहीं रहता जितना ट्रॉमा मुझे एक साइबर अपराधी की वजह से हो गया है। तो साइबर क्राइम आपको इतना ज़्यादा ट्रॉमा दे जाता है कि जिसकी हमारे समाज में बात ही नहीं हो रही है। राइट। तो मैं तो सबको बोलती हूँ कि साइबर ट्रॉमा के बारे में बात कीजिए। अगर आप भी अपने माध्यम से, अपने आर्या टॉक्स से या आप जो भी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तो साइबर ट्रॉमा के बारे में बात करना शुरू कीजिए, क्योंकि साइबर ट्रॉमा के बहुत विक्टिम्स हैं। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया और मुझे लगता है कि इसमें एक प्रोफेशन भी ऐड कर सकते हैं, साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा महत्व है साइबर क्राइम के केसेस में। बहुत ज़्यादा महत्व है। तो होता क्या है, हमारी साइकोलॉजी ही हमारे एक्शंस के पीछे का रीज़न होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ये पता है कि मेरी लाइफ का उद्देश्य क्या है, अब वो मेरी साइकोलॉजी, मतलब अगर मैं साइकोलॉजी से भी पीछे जाऊँ तो अभी मुझे वो एक शब्द होता है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि मेरी लाइफ का उद्देश्य क्या है। मैं अगर आई हूँ यहाँ पर, या मैंने मेरा अगर बर्थ हुआ है, तो उसका पीछे का उद्देश्य क्या है? क्या सिर्फ मैं पैसे कमाने के लिए आई हूँ? क्या सिर्फ मैं एक घर बनाने के लिए आई हूँ? या मैं समाज में कुछ अच्छे काम करने के लिए आई हूँ जो मैं अपने पिछले जन्म में नहीं कर पाई हूँ? तो आप किस तरीके से सोच रहे हो, आप क्या करना चाह रहे हो, वो बहुत बड़ा रीज़न होता है आपके एक्शंस के लिए। सिर्फ साइबर क्राइम्स में ही नहीं, आप कुछ भी कर रहे हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, तो आप किस तरीके से काम करोगे ना, आप क्या कितना अचीव कर सकते हो, वो आपकी मेंटालिटी, वो आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये बोलती हूँ कि मुझको तो मोक्ष अटेन करना है, अब अगर मुझे मोक्ष अटेन करना है, मेरे पास कितने भी पैसे की कमी है, मैं क्यों किसी के घर चोरी करूँगी? मैं क्यों साइबर थेफ्ट करूँगी? या मैं कहीं पर भी चोरी करूँगी? मैं क्यों अपने एक्यूमुलेटेड अकाउंट्स बनाऊँगी? मेरा कर्मा तो
अब मेरा अकाउंट्स तो कर्मों वाला अकाउंट्स चल रहा है ना, मेरा अकाउंट्स तो ये चल ही नहीं रहा है फाइनेंस वाला जो हम आम जिंदगी में बात करते हैं। Right. तो अगर हम उस तरीके की क्लासेस दें बच्चों को, अगर हम उस तरीके की बातें करें समाज में कि आपका उद्देश्य आप क्या कर लोगे, आप आज पैसे कमा कर जा रहे हो, आप आज घर बना कर जा रहे हो, आप आज 10 लोगों का दिल दुखाकर जो पैसे कमा रहे हो, आप उनका करोगे क्या? अल्टीमेट गोल तो वो नहीं है ना। बट लोगों को ये समझ में ही नहीं आता है कि अल्टीमेट गोल है क्या। उनको तो ऐसा लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। हाँ, तो बट ऐसा सच नहीं है। कहीं ना कहीं उनको बचपन में सिखाया भी जाता है ये चीज़ कि अगर आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ पा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सिखाया जाता है उनको, ये सिखाया जाता है उनको, तो कहीं ना कहीं वही चीज़ उनके दिमाग में ग्रो करती है। ट्रू। तो इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ें तो आपको क्या लगता है कि साइबर क्राइम के केसेस में साइकोलॉजी का क्या रोल रहता है? तो वही मैं आपको बोलना चाह रही हूँ, साइबर क्राइम के केसेस पर साइकोलॉजी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, और जो मैं शब्द भूल रही थी वो है फिलॉसफी। तो साइकोलॉजी इज़ कनेक्टेड विद फिलॉसफी, क्योंकि हमारे जो फिलॉसफिकल बिलीव्स होते हैं उसी से हमारी साइकोलॉजी बनती है। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको बिलीफ सिस्टम की बात कर रही थी कि अगर मेरा बिलीफ सिस्टम ये है, अगर मैं इस फिलॉसफी पे बिलीव करती हूँ कि मुझको तो मोक्ष अटेन करना है, तो मैं कोई भी क्राइम नहीं करूँगी। अगर मैं सर्वाइवर वाले जो जोन में रहती हूँ कि मुझको तो सर्वाइव करना है, no matter how I want to survive, I want to do a lot of competition, I just want to beat people, मुझे तो सिर्फ आगे बढ़ना है, मुझे तो ये जो हमारा चल रही है लाइफ इसमें कुछ अच्छा करके निकलना है। तो मुझे जो भी रास्ता मिलेगा ना, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, मैं उस रास्ते को पकड़ लूँगी। अभी सही गलत क्या है? सही गलत तो कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो बस जो भी मेरे गोल्स हैं उनको मैं जो अचीव करना चाहती हूँ, उसके लिए जो भी मुझे रास्ता मिल रहा है, कैसे मैं करके उसको अचीव कर सकती हूँ, वो सही है। राइट। तो अभी मुझे यही डिफरेंस ही नहीं पता ना कि सही गलत क्या है, तो साइबर क्राइम्स बढ़ते हैं। तो फिलॉसफी, साइकोलॉजी, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। हमारी पूरी लाइफ ही फिलॉसफी और साइकोलॉजी पे चलती है। आप तो साइबर क्राइम्स की बात कर रहे हैं। राइट। ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट, अब हम बात करते हैं वापस से साइबर लॉज के ऊपर। साइबर लॉज की अगर हम बात करें तो मोस्टली जितना मैंने देखा है कि जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उनके अंदर जो FIRs होती हैं उसके अंदर पुलिस ऑफिसर्स भी, और देन जब उनकी FIR पे चार्जशीट लग जाती है और वो कोर्ट में जाते हैं तो साइबर लॉयर्स भी कुछ म्यूचुअल या फिर मैं बोलूँगा म्यूचुअल डिफ़िकल्टीज फेस करते होंगे। तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज होती हैं? ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन इट इज़। सो सबसे पहली चीज़ तो जब FIR होती है उसमें जो सेक्शंस होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स वो सेक्शंस ही सही नहीं लगाते हैं। एंड इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वो अवेयरनेस, वो ट्रेनिंग ही नहीं है उन पुलिस ऑफिसर्स को। तो साइबर ट्रेनिंग एंड साइबर अवेयरनेस इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी ऑल शुड टेक स्टेप्स। एंड इवन जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको भी अपने आप को अपडेट रखने का बहुत इम्पॉर्टेंट उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि वो सेक्शंस तो सही लगाएं। अभी मैं आपको एक और स्टोरी बताती हूँ इसी से रिलेटेड। तो अभी कुछ टाइम के पहले एक केस हुआ था जिसमें एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की वाइफ के ऊपर किसी ने कुछ रॉन्ग कमेंट्स कर दिए थे ट्विटर पर। तो जब उन्होंने वो कमेंट्स पढ़े तो उन्होंने उसके लिए कंप्लेंट फाइल करी। अभी जो पुलिस ऑफिसर थे, जो IU थी जिसने ये केस दर्ज करा अपने पास, उन्होंने जो सेक्शंस लगाए थे वो सेक्शंस ही सही नहीं थे। अभी अगर सेक्शंस ही सही नहीं हैं और आप कोर्ट में जा रहे हो, ठीक है, किसी को भी बेल दिलवाने के लिए सबसे पहला स्टेप तो हम यही लेते हैं कि अगर किसी को आपने जेल के पीछे मतलब आपने किसी को भी कस्टडी में ले लिया है तो हम उन्हें बेल दिलवाएं। लॉयर्स का यही काम होता है। तो जब आप बेल के लिए जा रहे हो तो आपको बेल मिल ही जाएगी ना, जब सेक्शंस ही सही नहीं है। अभी जो आपने बोला लॉयर्स को क्या डिफ़िकल्टीज होती हैं साइबर क्राइम के केसेस में, तो लॉयर्स को डिफ़िकल्टी मैं बोलूँगी, कई जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो अपना सच ही नहीं बताते हैं कि क्या है। और अभी अगर मैं इसके ही दूसरे एंगल से देखूँ तो जब ये तो मैंने बताया एक डिफेंस लॉयर के हिसाब से, अगर मैं प्रोसिक्यूशन लॉयर के हिसाब से देखूँ तो उसके पास तो सेक्शंस ही सही नहीं आए ना।
तो जब आपका नींव ही सही नहीं था, जब आपका फाउंडेशन ही सही नहीं था, तो चैलेंजेस तो वहाँ पर भी अकर हो रहे हैं। तो ये भी एक तरीके का चैलेंज होता है और ये भी एक तरीके का स्ट्रगल होता है। दूसरा, लॉयर्स के लिए क्या होता है कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस होते हैं उनको बहुत ही तेज़ी के साथ मिटाया जा सकता है, अगर उनको छिपाया जा सकता है, उनको चेंज किया जा सकता है। तो कई बार कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस पेश करने के लिए भी लॉयर्स को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो these are the two major challenges which इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस लाइक सो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक पेन ड्राइव है जिसमें मैंने जो भी आपने ऑफेंस करा है या कुछ भी, मतलब कोई भी एक ऐसा एविडेंस जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, जिसका मेरे पास कोई फुटेज हो सकता है, मेरे पास हो सकता है कि मैंने कहीं पे भी कोई मर्डर हुआ है और वो सीसीटीवी कैमरा जो है आपकी सोसाइटी में जो आप नहीं देख पाए हो, उस सीसीटीवी कैमरे ने वो क्राइम को रिकॉर्ड कर लिया है। तो वो जो मैं एविडेंस शो कर रही हूँ कोर्ट में, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। ओके, यस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एविडेंस अगर आप पेश कर रहे हो कोर्ट को, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। अपार्ट फ्रॉम इट, कोई भी आपके स्क्रीनशॉट्स हैं या जैसे फॉर एग्जांपल आजकल काफ़ी सारे डिवोर्सेस हो रहे हैं, तो जो डिवोर्सेस होते हैं वो होते हैं चैट्स के बेसिस पर। मैंने अपने हस्बैंड की चैट्स पढ़ ली हैं कि वो किसी और लेडी के साथ बातें कर रहे हैं और अब मुझे लगता है कि अभी मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती हूँ। तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस विच इज़ यूज्ड इन डिवोर्स केसेस। ओके, सो अगर हम अब बात करते हैं, अगर हम गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ देखें, तो मुझे लगता है कि गर्ल्स, वुमेन्स, हालांकि फीमेल्स की अगर हम बात करें तो फीमेल्स आर द मोस्ट वल्नरेबल, है ना? तो ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू सोसाइटी, ड्यू टू सोसाइटल स्टिग्मा। सो फॉर एग्जाम्पल, if I upload a women's naked picture, the upper body's picture of a woman's, and in the picture she's nude, she's not wearing anything, and and at the same place, if I upload a male's picture half naked, so society जो है वो किसको ज़्यादा impact करेगा? बातें किसके लिए ज़्यादा बनेंगी? विमेन के अगर विमेन का आप फोटो देखेंगे तो उस पर ज़्यादा होगा कि अरे ये क्या हो गया है, ये क्या, कैसे, मतलब वो खुद ही नहीं देख पाएगी कि अरे मेरे बारे में तो ये क्या चल क्या रहा है। तो वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हो गया है, उसको काफ़ी ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा हो सकता है उसके लिए। और अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए भी सेम यही चीज़ होती है। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वो उन बच्चों के साथ पढ़ते हैं जो खुद भी ना समझ ही हैं। तो अगर हम किसी भी बच्चे की फ़ोटो अपलोड कर देते हैं ऐसे, तो समाज या मैं बोलूँगी स्कूल के बच्चे उनके बारे में भी ऐसे ही बातें करते हैं। तो चिल्ड्रन एंड वेमेन आर मोस्ट वल्नरेबल व्हेन इट कम्स टू साइबर क्राइम्स। दूसरा, बहुत सारी औरतें घर में रहती हैं, ठीक है, तो ऐसी बहुत ही कम फीमेल्स हैं इंडिया में, सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही मैं बोलूँगी, जहाँ पर भी 100% तो नहीं, बट हाँ 60% वेमेन वहाँ पर अपने घर से निकलकर काम करती हैं। अगर हम नॉर्मल छोटे शहरों की बातें करें तो वहाँ पर वेमेन घर पर रहती हैं, दे आर हाउस वाइफ्स। तो अगर उनका कॉल स्पूफ हो जाता है या उनको कोई गलत कॉल आ जाता है या फिर वो कई बार पैसे ट्रांसफ़र कर देती हैं, तो जो फैमिलीज़ होती हैं ना, जो नॉर्मल घरों की फैमिलीज़ होती हैं, वो उस बात का बहुत ज़्यादा हवा बना देती हैं। वो बहुत ज़्यादा उनको ताने कसना या बहुत ज़्यादा टॉन्ट्स मारना, तो वो उनके लिए एक लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा बन जाता है। फिर वो आगे चलकर भी कभी पेमेंट्स नहीं कर पाती है। ये सेम सिचुएशन अगर किसी मेल के साथ हुई होती है तो वहाँ पर अरे गलती से हो गया, कवर कर दिया जाता है। ये सोसाइटी है और ये धीरे धीरे चेंज होगा। अभी जैसे जैसे हम इन चीज़ों के बारे में बात करना शुरू करेंगे, इसीलिए मैंने बोला कि आपको साइबर क्राइम ट्रॉमास के बारे में बात करना चाहिए कि अगर कोई सेम चीज़ किसी लड़के से हो जाती है या लड़की से हो जाती है तो बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है ना। अभी मैं आपसे एक और स्टोरी शेयर करती हूँ अवेयरनेस के लिए। तो अभी कुछ टाइम पहले की बात है, लास्ट ईयर की शायद, मैं मुंबई से पुणे ट्रैवल करना चाहती थी। तो उस दिन मुझको लोकल ट्रेन लेना था, जहाँ तक मेरा स्टेशन था CST VT से मुझको पुणे जाना था।
तो पुणे जाने के लिए मुझको अंधेरी से लोकल ट्रेन तक चाहिए था, जिसके लिए मैंने ऑटो लिया पहले अपने घर से, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग था, मुझे कोई भी कैब बुक नहीं हो रहा था। तो जब मैं ऑटो लेती हूँ अराउंड 5:30 बजे, तो अंधेरा था, तो मुझे ऐसा दिखा नहीं, या मैं भी थोड़ा नींद में थी, तो मैंने ऐसा ध्यान नहीं दिया कि मेरे ऑटो में कैमरा लगा हुआ है। अभी जब मैं बीच रास्ते में पहुँचती हूँ, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी थी, तो मेरी आंखें, मैंने मतलब थोड़ा ध्यान दिया कि आसपास ये क्या चल रहा है, और तो मेरा ध्यान जाता है कि ओके मेरे ऑटो में एक कैमरा लगा हुआ है। अभी मैंने ऑटो वाले भैया से पूछा कि भैया आपने ये कैमरा क्यों लगाया हुआ है ऑटो में? तो वो मुझको बोलते हैं कि ये हमारी सिक्योरिटी के लिए है। अब मैंने बोला आपकी कैसी सिक्योरिटी, आप कैसे ऐसे किसी के पर्सनल मोमेंट्स कैप्चर कर सकते हो? अच्छा ये सिर्फ मेरा फुटेज ही ले रहा है या सिर्फ ये मेरा ऑडियो भी ले रहा है? तो ही वॉज लाइक कि नहीं मैडम, ये तो दोनों ही लेता है, क्योंकि हमको लोग बहुत सारे पैसेंजर्स बैठते हैं हमारे पीछे और वो हमको गाली गलौज करते हैं, और फिर हमारी उनसे लड़ाई हो जाती है, वो हमें पैसे भी नहीं देते हैं। तो अगर हमको किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास जाना है और ये ऑफेंस हमको उनको दिखाना है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। अभी मैंने बोला कि बट आप फिर भी ऐसा नहीं कर सकते हो, आपने तो मुझे नोटिस भी नहीं दिया कि आपके ऑटो में कैमरा लगा हुआ है, आप कम से कम मुझे बताते तो मैं बैठती ही नहीं आपके ऑटो में, और मैं आपको दिखती हूँ क्या, मैं ऐसा आपके साथ करूँगी? तो फिर उसने बोला कि नहीं मैडम, लोग तो करते हैं, और ओला उबर में भी तो कैमरा लगा होता है ना, तो आप लोग उसमें भी तो बैठते हो, आप उनसे तो कुछ नहीं बोलते हो। मैंने उसको बोला कि ओला एंड उबर में तो पहले तो भैया आप ऑटो रोको, मुझे आपके ऑटो में ट्रैवल ही नहीं करना। आपने ना मेरा कंसेंट लिया, ना आपने मुझे नोटिस दिया कि आप मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, अभी ये सेव कहाँ पर हो रहा है? तो उन्होंने बोला देखो मैडम, मेरे फ़ोन पे ही सेव होता है। मैंने बोला ये कितने टाइम तक रहता है? कि मैम 1 महीने तक तो रहता है। अभी आप कोई लड़की है, वो ऑटो में बैठी हुई है, ठीक है, सड़क पर बहुत सारे गड्ढे आते हैं, उसका एक बहुत ही गंदा वीडियो शूट हो रहा है, जिसको आप किसी भी साइट पर डाल सकते हो, आप उसका फ़ोटो लेकर, आप उसका ऑडियो लेकर किसी भी तरीके का वीडियो बना सकते हो, ठीक है। अभी हो सकता है कि उसने कपड़े पहने हुए हैं, आप उसके कपड़े भी उतार सकते हो, आपके पास तो पूरा कंट्रोल है। अभी वो बात कर रहा है ओला एंड ऊबर से कंपेयर कर रहा है, तो ओला एंड ऊबर दे आर द कंपनीज, वहाँ पर DPIA होता है, वहाँ पर ओला एंड ऊबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको पता है ओला एंड उबर को रीच आउट कैसे करना है। अगर कोई भी इस तरीके का क्राइम होता है, मैं ओला में या उबर में बैठी हुई हूँ और कोई भी तरीके का मेरा वीडियो इस तरीके से, कोई भी अभद्र वीडियो मेरा कहीं पर भी जाता है और मुझको ऐसा पता चलता है, तो मैं अब बोल सकती हूँ कि आप ये क्या है, मैं उसके लिए स्टेप्स ले सकती हूँ। बट एक ऑटो वाला भैया इस मुंबई शहर में, या मैं बोलूँगी देश भर में इतने ऑटो हैं, मैं कहाँ से एक ऑटो वाले को ढूंढ कर लाऊंगी? कहाँ से मैं अभी मैं बोलती हूँ कि चलो मेरे पास उसका नंबर है, तो ऑटो वाले तो डेली अपने ऑटोज भी चेंज करते हैं, राइट। कहाँ से मैं उस ऑटो वाले को पकड़ कर लाऊंगी? तो मैंने तुरंत ही अपना वीडियो डिलीट करवाया। और अभी अवेयरनेस हो रही है कॉर्पोरेट्स में, अवेयरनेस हो रही है कंपनीज में कि आप डेटा प्राइवेसी का ट्रेनिंग लेने आए हैं या अवेयरनेस लेने आए हैं। फाउंडेशन लेवल पे कहाँ अवेयरनेस हो रही है? जहाँ पर एक जो छोटी सी फाइन थिन लाइन होती है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के बीच में, जहाँ पर एक ऑटो वाला वो नहीं समझ पा रहा, तो वो अवेयरनेस कहाँ हो रही है? राइट। क्या एक ऐसा ऑटो रिक्शा ट्रेड यूनियन नहीं बन सकता जहाँ पर, मैं बोलती हूँ अगर मैं अंधेरी से कोई ऑटो लेती हूँ तो वहाँ के ट्रेड यूनियन के पास मैं जाती हूँ, या मैं कहती हूँ कि मुंबई में कोई ऐसा सिस्टम नहीं बन सकता जहाँ पर मुझे पता है अगर मेरा वीडियो है वो ड्राइवर के पास रिकॉर्ड ना होकर किसी एक इस तरह के यूनियन बनाया जहाँ पर कोई उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जिसकी जहाँ पर अकाउंटेबिलिटी हो। क्या इस तरीके का कुछ नहीं हो सकता? तो वो अवेयरनेस कहाँ है? उसके लिए स्टेप्स कहाँ पर आ रहे हैं? तो साइबर क्राइम या डेटा प्राइवेसी क्राइम, या मैं बोलूँगी उनका अवेयरनेस तो सिर्फ कॉर्पोरेट्स में हो रहा है। अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ये भी लगता है कि अवेयरनेस जितनी ज़रूरी है, स्लम्स में भी उतनी ज़्यादा ज़रूरत है अवेयरनेस की, क्योंकि एक्चुअल में साइबर क्राइम वहीं से ही स्टार्ट होता है, स्लम से या ऑटो रिक्शा वाले जो होते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं को ही पैसे देके फर्जी आधार कार्ड यूज़ करके और बैंक अकाउंट्स खुलवाए जाते हैं, सिम कार्ड्स लिए जाते हैं।
तो आई थिंक इस पे भी थोड़ा काम करना चाहिए। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी पे, उसमें मैंने आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से एक उत्तर दिया था कि हम जो भी क्राइम करते हैं वो हमारी फिलॉसफी और साइकोलॉजी से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। अभी अगर मुझे सरवाइव करना है, मेरे पास खाने के लिए पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो मेरी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए पैसा ही नहीं है, मेरे पास मेरी नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए पैसा ही नहीं है, तो ज़्यादातर लोग मुझे क्या बोलेंगे, अरे भाई कमाओ, अरे भाई तुम क्या अपने बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हो। तो वो उसकी पर्सनल नीड्स हैं, और अभी उसके पास काम नहीं है, इतना बड़ा देश है, उसमें लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो वहाँ से ये कहते हैं कि वहाँ से बॉर्न होता है हमारा साइबर क्राइम्स, कि ओके नाउ आई विल डू दिस काइंड ऑफ क्राइम्स। अभी सब हम ये बोलते हैं कि साइबर क्राइम्स ही क्यों होता है, उन लोगों को इतना नॉलेज कैसे मिलता है। देश भर में इतने सारे इंजीनियर्स बनते हैं, इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस बने हुए हैं, सब लोग को इंजीनियरिंग ही करनी है, इंजीनियर्स के पास नौकरी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। अभी इतने सारे आप इंजीनियर्स बनाओगे, हर किसी माँ बाप का एक ही सपना, हमारा बच्चा इंजीनियर बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए। डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज़्यादा फीस है, इंजीनियर तो नॉर्मल क्लास का लड़का भी बन ही सकता है। तो सभी इंजीनियर बन के बैठ जाते हैं, अब नौकरी मिल नहीं रही है, आपने बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करा नहीं है। आप जब कॉलेज में थे तब आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पढ़ाई पर फोकस नहीं कर रहे थे, अभी आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अभी आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हो चुके हैं, अब आपको उनका लालन पोषण करना है, तो पैसे कहाँ से आए? तो जो पढ़ा है वही आप करेंगे। बट उसको आप अब क्राइम कर रहे हैं आप। हैकिंग एक तरीके का क्राइम है, बट जब वो एथिकल हो रही है तब तक वो बहुत अच्छी है। अभी वहीं पर आप उसको गलत तरीके से करने लग जाओगे तो वो एक क्राइम बन जाएगा। राइट। तो इसी तरीके से क्राइम बढ़ते जाते हैं। आपने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए हैं अभी तक। सो जनरली देखा गया है कि लड़कियों के साथ जब साइबर क्राइम हो जाता है, चाहे वो किसी भी टाइप का साइबर क्राइम हो, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हो, उनका फेक अकाउंट बना लिया गया हो या उनकी फ़ोटोज़ मूव कर ली गई हो, तो वो लोग रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहला चीज़ तो यही है कि जो भी बहनें ये वीडियो देख रही हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगी कि वो कोई भी तरीके का साइबर क्राइम अगर आपके अगेंस्ट हुआ है तो आप उसको रिपोर्ट करें, उसको ज़रूर रिपोर्ट करें। क्योंकि हो सकता है कि जिस शख्स ने आज आपके साथ वो साइबर क्राइम करा है, कल वो किसी और बेगुनाह लड़की के साथ वो साइबर क्राइम ना करे। और आप अगर आपको डर लग रहा है कि आपका नाम कहीं पर आ जाएगा या आप अपना नाम छुपाना चाहते हैं, तो cybercrime.gov.in कर एक वेबसाइट है जहां पर आप एनोनिमसली भी अपना कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, और आप 1930 पर कॉल कर सकते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नंबर है, जहां पर आप डायरेक्टली अपना कोई भी तरीके का जो भी साइबर क्राइम है उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, हर एक स्टेट का भी एक नंबर होता है जहां पर आप जाकर अपना साइबर क्राइम जो भी आपके अगेंस्ट हुआ है उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड लॉयर्स आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। आप डायरेक्टली NCW भी जा सकते हैं अपना साइबर क्राइम जो भी आपके अगेंस्ट हुआ है उसको रिपोर्ट करने। और झिझकिए मत, डरिए मत, सब आपके साथ हैं। आपको एक स्टेप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और उन बेगुनाह लड़कियों के लिए भी जिनके अगेंस्ट ये साइबर क्राइम हो सकता है। मैम आपने NCW का नाम लिया, वो क्या है? NCW इज़ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। तो ये एक नेशनल सेंट्रल कमीशन है, एक सेंट्रल बॉडी है जो जितने भी वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस होता है या उनके लिए कंप्लेंट फाइल करवाते हैं या जितने भी वुमेन रिलेटेड स्टेप्स लेने हैं, चाहे वो साइबर वर्ल्ड में लेने हो, चाहे वो नॉर्मल हम आप लोग जैसे कोई भी ऑफेंस हो, फिजिकली क्राइम्स पे लेना हो, डिवोर्स के लिए कोई भी विमेन को अगर उसको बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या किसी भी तरीके का डोमेस्टिक अब्यूज़ हो रहा है, तो वो जाकर NCW के पास बातें अपना ये सब बता सकते हैं और NCW विल टेक दैट स्टेप फॉरवर्ड। हमारे जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, सबके पास हर एक स्टेट का भी विमेन कमीशन होता है। आप स्टेट वाले विमेन कमीशन पर भी जा सकते हैं। ओके, परफेक्ट। सो एक चीज़ और है, RBI ये बोलता है कि अगर आपने कोई OTP शेयर नहीं किया है, आपने किसी लिंक पे क्लिक नहीं किया है या फिर आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करी है, अननोन एप्लीकेशन,
तो और उसके बाद भी ऐसा आपके साथ ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है, आपके अकाउंट से पैसा निकल जाता है, तो बैंक इज लाइबल टू रिफंड यू फुल अमाउंट। तो ऐसा इसलिए है बिकॉज अभी अगर आप सोचिए आपने कोई ओटीपी शेयर नहीं करा है, ठीक है, फिर भी आपके पास से पैसा चला गया है। अभी ओटीपी शेयर करना तो आरबीआई का रिक्वायरमेंट है। आपके अकाउंट से अगर कोई भी देश भर में, मैं कहूँगी इंडिया में, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है और आपने ओटीपी शेयर ही नहीं करा है या आपके पास ओटीपी आया ही नहीं है, तो वो ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकती है। एंड फिर भी अगर वो ट्रांजैक्शन हुई है तो वहाँ पर बैंक इज़ लाइबल, क्योंकि वहाँ पर डेटा ब्रीच हुआ है बैंक की तरफ से। जब तक बैंक की तरफ से कोई डेटा ब्रीच होगा ही नहीं, तब तक बिना ओटीपी आए या बिना ओटीपी बताए आपके अकाउंट से पैसा कट ही नहीं सकता। और अगर ऐसा कटा है तो फिर बैंक की तरफ से या तो कोई डेटा ब्रीच हुआ है या कोई लापरवाही हुई है, और उस केस में आप बैंक को कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपके अकाउंट से कट गया है तो आप एक ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट फॉर्म कर होता है, जो आपको बैंक की वेबसाइट पर भी मिल जाता है। और आप डायरेक्टली बैंक जाकर भी, अगर आपको इतना नहीं मालूम है तो आप डायरेक्टली बैंक जाकर भी वो फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप बैंक से बोल सकते हैं कि मेरे अकाउंट से 25 लाख रुपए या 25,000 रुपए या 1 लाख रुपए जैसा अमाउंट कट हो गया है एंड आप मुझको वो अमाउंट मेरा रिटर्न कर दीजिए। ना ही मैंने ओटीपी शेयर करा है, ना ही मैंने ये किसी लिंक पे क्लिक करा है, बस मेरे अकाउंट से डिलीट ये पैसा चला गया है। तो उसके लिए बैंक आपको वो पैसे रिटर्न करेगा। और तब भी अगर बैंक आपको पैसे रिटर्न नहीं कर रहा है तो आप डायरेक्टली आरबीआई ओम्बड्समैन कर एक और हाँ मैं बोलूँगी एक आप लोगों को एक फैसिलिटी दी गई है जहाँ पर भी आप डायरेक्टली उनसे अप्रोच कर आप अपना उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा, आप सेक्शन 66C, सेक्शन 66D एंड बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता जो अभी अभी आया है, उसमें 318 सब क्लॉज 3 के अंडर भी अपना केस पुलिस स्टेशन में जाकर फाइल कर सकते हैं बैंक के अगेंस्ट। यस। ओके वैसे ये पॉसिबल कैसे है कि अगर मैंने कोई ओटीपी भी शेयर नहीं किया है, मैंने किसी लिंक पे भी क्लिक नहीं किया, बट स्टिल मेरे अकाउंट से पैसे कैसे कट सकते हैं? आपने किसी ओटीपी पर भी शेयर नहीं करा है, आपके पास कोई लिंक भी नहीं आया है, तो पैसा कट हो ही नहीं सकता ना। इसीलिए तो आप बैंक पर केस कर रहे हो। आपका पैसा तो आपके पास है नहीं, वो तो बैंक के पास है, ठीक है। अभी आप बोलते हो कि मुझको, अगर आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप भी यूज़ कर रहे हो तो वो पैसा उस थर्ड पार्टी ऐप के पास भी नहीं है, वो सिर्फ आपका पैसा डिस्प्ले कर रहा है। आपका जो भी पैसा है वो बैंक के पास है, और अगर बैंक के पास से आपका पैसा कट हो जाता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बैंक लायबल है, वही आपको बता सकता है कि वो कैसे कट हो गया है। और इन्वेस्टिगेशन का काम रहता है पुलिस ऑफिसर्स का। पुलिस ऑफिसर ही इन्वेस्टिगेट कर सकती है, पुलिस ऑफिसर ही कैच कर सकती है जिसकी वजह से ये काम हुआ है। तो उसमें बैंक को थोड़ा स्टेप्स लेना चाहिए। आरबीआई बहुत सख्त बोलती है। अभी तो हमारे, जब भी हम किसी को कॉल करते हैं तो भी साइबर क्राइम रिलेटेड हमारे पास अनाउंसमेंट होने लग गया है। बट इसके लिए भी मैं एक पॉइंट बोलना चाहूँगी, जब भी कोई अवेयरनेस या जब भी कोई चीज़ इन एक्सेस हो जाता है तो लोग उसको भी इग्नोर करने लग जाते हैं। एक बहुत ही प्यारा प्रोवर्ब है, एनीथिंग इन एक्सेस इज़ अ पॉइजन। तो गवर्नमेंट को उसके लिए भी बैलेंस बना कर रखना चाहिए, अलग अलग न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ निकालना चाहिए अवेयरनेस के लिए। एक ही चीज़ जब बहुत लंबा खिंच जाता है तो उसको भी लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। वैसे इसके लिए ऑलरेडी जो हमारी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, उसका जो सोशल मीडिया हैंडल है साइबर दोस्ती, साइबर दोस्त I4C। तो उनकी ऑलरेडी सोशल मीडिया टीम काफ़ी कंटेंट क्रिएशन कर रही है और काफ़ी अच्छे लेवल पे कंटेंट क्रिएशन करके अवेयरनेस फैला रही है। हाँ, मैंने देखा वो, और उसके लिए आई एम रियली हैप्पी एंड आई वांट टू से देम थैंक यू एज वेल एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ नेटिजन, एंड सो या आई एम वेरी थैंकफुल टू देम फॉर दैट थिंग। यस। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, हम लोग कई बार जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं और वहाँ पे बिल पे करना होता है, तो हम लोग ऐसे ही क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अपना निकाल के दे देते हैं। तो कई बार टैप एंड पे का ऑप्शन होता है और वो पर्सन लेके जाके उसको कर देता है। वो कितना हार्मफुल हो सकता है? वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है और उससे आपकी जेबें काफ़ी खाली हो सकती हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैं उसको अपना कार्ड दे देती हूँ और अभी मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, आई एम वेरी मच बिजी इन टॉकिंग टू माई फैमिली। वो क्या करेगा, वो अपना फ़ोन निकालेगा, वो अपने फ़ोन में मेरे कार्ड का आगे से पिक्चर लेगा, वो मेरे कार्ड का पीछे से पिक्चर लेगा। और अभी जब वो आगे और पीछे से मेरे कार्ड का पिक्चर ले लेता है, वो वही अपने किसी भी फ्रेंड को शेयर करेगा जो इस वक्त US में है, वो किसी और को शेयर करेगा,
वो किसी और को शेयर करेगा। अभी ये शेयरिंग कर कर वो कोई एक इंसान जिसका कोई भी कनेक्शन नहीं निकलेगा डायरेक्टली उस पर्सन के साथ जिसने वो फोटो क्लिक करा है, तो वो वहाँ से एक खरीदेगा अच्छा खासा लैपटॉप, वो खरीदेगा एक अच्छा खासा फ़ोन, एंड कुछ भी खरीद सकता है। वो उसके ऊपर है जितना आपके क्रेडिट कार्ड में है पैसा, वो मतलब जितना भी आपका हाँ लिमिट है वो उस हिसाब से खरीद सकता है। और फिर बाद में आपके पास आएगा एक मैसेज कि इतना पैसा आपके अकाउंट से कट चुका है। अभी फिर आपको जाना पड़ेगा बैंक के पास। अभी बैंक बोलेगा अरे तो बहुत बड़ा अमाउंट है, तो वैसे तो बैंक पे कर देता है, बट फिर भी अगर नहीं करा तो स्टिल मतलब क्यों आपको एक लंबे फसाड में फंसना है। आपको बहुत ही होशियारी के साथ, बहुत ही सोच समझ के साथ अपना कोई भी आप किसी भी तरीके का आपके पास जो भी डिजिटल एथिक्स या मैं बोलूँ अपना साइबर एथिक्स या कोई भी ऐसी तरीके की चीज़ें जो आपको इस तरीके के फ्रॉड में फंसा सकती है, वो कोई भी फिजिकल एलिमेंट भी हो सकता है, उसका आपको सोच समझ के हर एक चीज़ से आपको सोच समझ कर स्टेप लेना चाहिए। आपका कोई भी स्टेप। इस केस में भी तो आरबीआई जैसा बोलती है कि अगर आपने ओटीपी शेयर नहीं किया है तो इस केस में भी तो सेम चीज़ें ही रेगुलेट होंगी ना। यस, कि बैंक आपको पूरा अमाउंट आपको पे करेगा, बट एक्चुअल में इस केस में गलती यूजर की थी कि उन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड शेयर किया था। देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि देश का पैसा है, ठीक है। अभी देश का पैसा देश में ही रहना चाहिए ना, बाहर से आना चाहिए, बट बाहर क्यों भेज रहे हो? राइट। तो हर एक पर्सन का जो भी इंडियन सिटीजन है उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। दिस इज समथिंग पेट्रियाटिक, वेरी पेट्रियाटिक, बट स्टिल आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। इवन ऐसे काफ़ी सारे केसेस भी देखे गए थे जब जो यंगस्टर्स होते हैं 18+, जब वो हुए होते हैं और उन डेबिट कार्ड लेते हैं, डेबिट कार्ड अप्लाई कराते हैं, तो वो आते ही उसका फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, जो भी बहुत गलत है। क्योंकि सोशल मीडिया पे ना बहुत ज़्यादा हम लोगों को ना, इंडियन लोगों को स्टॉक करने की बहुत आदत है। हमारे घर पर अगर हम अपनी मम्मियों की बात करें या अपनी दादियों की बात करें, तो हमारी दादियाँ और मम्मियाँ, चाचियाँ सब आपस में गपशप लड़ाती हैं घर पे। आज तो मैंने उसको बालकनी से देखा, वो अपने घर में ये कर रही थी या ये कर रही थी। तो हमारा जो कल्चर है ना वही स्टॉकिंग वाला है। तो वही सेम चीज़ अगर आप सब चीज़ें अपने सोशल मीडिया पे डाल रहे हो और आपको लगता है कि किसी ने भी वो एक ही बार देखा होगा या उसका ध्यान नहीं गया होगा। मेरी खुद की मम्मी जूम कर कर के पिक्चर्स देखती हैं कि क्या बिंदी लगाई है, उसके पीछे कौन है और वो कहाँ बैठी हुई है, उसने अपने कान में क्या पहना हुआ है, उसने कौन से रंग की साड़ी पहनी हुई है, उसकी साड़ी पे क्या डिज़ाइन बना हुआ है। तो ये हमारे कल्चर में है स्टॉक करने की आदत। आपको क्या लगता है कि अगर टेबल पर आपका क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ है या डेबिट कार्ड पड़ा हुआ है तो क्या मैं उसको जूम कर करके नहीं देखूंगी? ऑफ कोर्स मैं देखूंगी। तो सोशल मीडिया पे हम जो भी डाल रहे हैं हमको बहुत सोच समझ के डालना चाहिए। हमको अपना कार्ड नंबर हो गया या अपने घर का एड्रेस हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा नेम प्लेट डला हुआ है, मैं अपने घर के बाहर खड़े होकर फ़ोटो खींच रही हूँ, तो ऐसी चीज़ें हो गई। या आपके फैमिली मेम्बर से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, या आप अभी गोवा जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, या आप कहीं पर भी जा रहे हैं और आप अपना एकदम अप टू डेट सब कुछ शेयर करते चल रहे हैं कि यस कि अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ, अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ, अभी इतना घंटा लगेगा हमको यहाँ पहुँचने के लिए, हम 4 लोग हैं, हम 5 लोग हैं, हम आज इतने खूबसूरत होटल में स्टे कर रहे हैं, आज हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट ये है। कोई भी आ सकता है। मैं हमेशा अपने सेशंस में एक लाइन बोलता हूँ कि हम लोग खुद साइबर क्रिमिनल्स को इनविटेशन देते हैं कि आओ हमारे साथ साइबर क्राइम करो, तो वो ऐसे ही करते हैं जैसे आपने बोला है, ऐसे ही होता है। इसीलिए तो मैं बोलती हूँ अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ओनली फॉर द वर्कर्स वर्किंग इन बिग कॉर्पोरेट्स. It is important for a 5th standard student. He should know with whom he should share what all data. तभी तो वो उसकी आदत बनेगी. Right. अगर मैं आज एक 10 साल के बच्चे को ये नहीं बताऊंगी कि उसको क्या इन्फॉर्मेशन किसके साथ शेयर करना चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन उसको अपने माता पिता के साथ शेयर करना चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन उसको अपने भाई बहनों के साथ शेयर करना चाहिए और क्या इन्फॉर्मेशन उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए,
तो कितनी डिफिकल्टी का उसको सामना करना पड़ सकता है। Yes. ये उसकी आदत बन जाएगी ओवर शेयरिंग की, और ओवर शेयरिंग से ही हम जितने भी हमारे खिलाफ साइबर क्राइम्स होते हैं उसको हम इनविटेशन देते हैं। और आजकल सबसे बड़ा मुद्दा ये चल रहा है कि जो हम जैसे पढ़े लिखे लोग हैं उनको लगता है कि अगर सब कुछ टेक्नोलॉजी से चल रहा है ना, सब कुछ टेक्नोलॉजी से चल रहा है, ऑनलाइन है, मैंने देखा है, अरे मैंने सब देखा है, वो बहुत अच्छा वेबसाइट है, उस पर काफ़ी लोग हैं, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारा आपको बता देंगे, और हमें ऐसा लगता है हमारे खिलाफ कोई क्राइम ही नहीं हो सकता, हम तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। तो आपको ये वाला जो मेंटालिटी है ना, हमेशा क्रॉस चेक करना ही चाहिए। साइबर क्राइम किसी के साथ भी हो सकता है, साइबर क्राइम आपके साथ भी हो सकता है, साइबर क्राइम मेरे साथ भी हो सकता है। साइबर क्राइम एक पेंडेमिक की तरह फैल रहा है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। इवन आज के टाइम पे तो पुलिस ऑफिसर्स के साथ भी हो रहा है, किसी के साथ भी हो सकता है, वो जज के साथ हो सकता है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के साथ हो सकता है, पीएम के साथ हो सकता है। अभी पीएम का डीफेक वीडियो आया था कुछ टाइम पहले। अभी पीएम से ज्यादा पावरफुल इंसान कौन होगा इंडिया में? Right. अभी जब आप पीएम के साथ साइबर क्राइम कर सकते हो, उनका डीफेक वीडियो बना सकते हो गरबा करते हुए, तो आप कुछ भी कर सकते हो ना। Yes. अभी कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप का, सबसे पावरफुल देश का सबसे पावरफुल पर्सन के साथ साइबर क्राइम हो गया था। तो साइबर क्राइम तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये जो गलतफहमी हमारे दिमाग में बनी रहती है कि साइबर क्राइम मेरे साथ तो नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लगा कर रखना चाहिए। चाहे आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, आपको हमेशा अपने चैट्स एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रखने चाहिए, और आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे आप साइबर क्राइम से बच जाओगे। आप आजकल एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा सामने आती है कि अगर मैं रोड पर चल रही हूँ और मैं गूगल मैप्स को फॉलो कर रही हूँ, तो कोई बाइक पर आता है, वो मेरा फ़ोन लेकर चला जाएगा। और ज़्यादातर लोग गूगल मैप्स को जब यूज़ कर रहे होते हैं तो उनका फ़ोन अनलॉक नहीं होता है। Right. आप अपना फ़ोन लॉक कर कर भी गूगल मैप को यूज़ कर सकते हो, बट लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो लॉक करके गूगल मैप्स को यूज़ करे कैसे। कई सारे दोस्तों को तो मैंने बताया है कि कैसे आप अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हो, गूगल मैप्स को लॉक कर कर भी गूगल मैप को यूज़ कर सकते हो। लोगों को हमेशा अपना सिम लॉक करके रखना चाहिए या ई सिम लेना चाहिए, ताकि आपका सिम निकाल कर दूसरे फ़ोन में लगाकर व्हाट्सएप चैट यूं ही बन जाती है, कोई आपके माता पिता को कॉल ना कर सके फालतू में कि मैं आपका बच्चा हॉस्पिटल में पड़ा है, कुछ पैसे भेज दीजिए, और ऐसा कोई कॉल आता है तो दोबारा से कॉल कीजिए, हो सकता है कॉल स्पूफ हो गया हो। तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ है ना, इतने सारे वो होता है ना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इतना सारा चैलेंजेस हो जाता है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा जो आपके साथ हो रहा है या जो आप सुन रहे हो वो सच है या नहीं है। इट्स लाइक मिरर में जब आप खुद को देखते हो आपको लगता है कि आप ही हो। छोटे बच्चे तो उंगली लगा लगा कर देखते हैं मिरर पे, तो एवरीथिंग इज फसाड। ओके, सो बिफोर एंडिंग दिस अमेजिंग पॉडकास्ट, मैं आपसे चाहूँगा कि जो आपने वर्ड बोला था साइबर एथिक्स, आप कुछ अच्छे साइबर एथिक्स के पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट कीजिए। साइबर एथिक्स में एक तो मैं बोलना चाहूँगी, आप हमेशा वेबकैम कवर लगा कर रखिए। तो आपको अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से या किसी भी स्टोर से भी अगर आप पूछेंगे जहाँ पर मोबाइल के एक्सेसरीज़ मिलते हैं, वहाँ से आपको एक वेबकैम कवर मिल जाएगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका फ़ोन पे ये हो गया है, आपका फ़ोन पे वीडियो कॉल आ रहा है और आपको शो हो रहा है कि वो आपके माता या पिता के नंबर से आ रहा है, अभी आप वो कॉल उठा लेंगे और आप बैठे हुए हैं, आप कॉल पे, आपका चेहरा दिख रहा है। अभी हो सकता है कि उस टाइम पर वो एक साइबर ऑफेंस हो रहा हो आपके साथ। जो नंबर आपको शो हो रहा था, आपके माता पिता का नाम जो आपको शो हो रहा था, वो एक्चुअल कॉल वो ना हो। तो अभी जो सामने वाला इंसान है वो एक इनएप्रोप्रिएट पोजीशन में बैठा होगा। अभी वो तुरंत आपका स्क्रीनशॉट लेगा और फिर बाद में आपको ब्लैकमेल करेगा कि मैं ये पब्लिश कर दूंगा कि तुमने मुझे ब्लैकमेल करा था मेरे कपड़े उतारने के लिए। तो उस केस में आप क्या करोगे? वो महिलाओं के साथ भी हो सकता है और वो पुरुषों के साथ भी हो सकता है। दूसरा मैं आपको बोलूँगी, आपका जो पासवर्ड होता है उस पासवर्ड में आप कम से कम 15 डिजिट्स का यूज़ करिए, जिसमें आप सिंबल्स और कैपिटल स्मॉल सबका एक कॉम्बिनेशन बना कर रखिए, क्योंकि 12 डिजिट से कम का जो पासवर्ड है वो बहुत ही ईजीली क्रैक हो सकता है। और कोई भी सेंटेंस फॉर्म में पासवर्ड नहीं होना चाहिए। पासवर्ड एक बहुत ही यूनिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाइए, कुछ भी लगाइए आप, मतलब ऐसा पासवर्ड बनाइए जो जिसका कुछ मतलब ना हो।
तीसरा मैं आपको बोलूँगी हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन आप अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लगा कर रखिए। आप अपना गूगल, अपना ईमेल, आप अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब पर ये लगा कर रखिए। और उसके अलावा कहीं पर भी कोई भी सोशल मीडिया पर आपको अगर अपने ट्रिप का कुछ भी ट्रिप से रिलेटेड कोई भी फ़ोटोज़ या वीडियो शेयर करना है, एक बार ट्रिप ख़त्म हो जाने दीजिए, तब आकर आप अपना इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा मन है, उसमें भी इतनी पर्सनल कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर मत कीजिए जिससे जो बहुत ज़्यादा आपका पर्सनल चीज़ें होती हैं, लाइक हार्म कर सके, जो आपको हार्म कर सके। जब भी आप कोई फ़ोटो पोस्ट करिए, देखिए कि वहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड तो नहीं पड़ा, वहाँ पर आप किस तरीके के कौन सा ब्रांड, अगर आप बहुत ही रिच हैं और आपको बहुत ज़्यादा शौक है बहुत ही बढ़िया बढ़िया ब्रांड्स पहनने का, तो उन सब चीज़ों को थोड़ा रखिए। बिकॉज़ और तीसरी चीज़, अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो जो आपका फ्रेंड लिस्ट है उसको हमेशा प्राइवेट रखिए। और क्योंकि अगर हम फ्रेंड लिस्ट को अपना प्राइवेट नहीं रखते हैं, और अपने अपने अकाउंट को ज़रूर प्राइवेट रखिए। अगर आप कोई बड़ा बहुत ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिसमें आप लोगों से बात कर रहे हैं और आप अपने निजी फ़ोटोज़ डालते हैं, तो सिर्फ अपने फ्रेंड्स तक का ही आप अपने सोशल मीडिया पर एक्सेप्ट कीजिए, अपना अकाउंट प्राइवेट रखिए। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको फॉलो करेंगे, फिर आपका फ्रेंड लिस्ट को चेक करेंगे और वे आपका नाम से दूसरा अकाउंट बनाएंगे, आपकी प्रोफाइल फ़ोटो यूज़ करेंगे, आपका नाम यूज़ करेंगे, और फिर जो लोग हैं जो भी आपकी फ्रेंड लिस्ट में उनको रिक्वेस्ट भेजेंगे, और फिर वो आपको डिफेम करेंगे कि आपका कुछ भी गंदा फ़ोटो डालेंगे या कुछ भी आपका मॉर्फ कर देंगे, डीफेक कर देंगे। आजकल तो एआई आ गया, एवरीथिंग इज़ वेरी इजी। पूरा का पूरा लोग आर्टिकल लिख डालते हैं। तो एनीथिंग कैन बी डन। सो ये सब चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखिए जब भी आप सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हो। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप एलेक्सा यूज़ करते हैं तो जब भी फ़ोन पर या घर में आप किसी से भी बात करें तो हमेशा एलेक्सा को बंद रखिए। जब आपको गाने सुनने हैं तभी आप एलेक्सा को चालू कीजिए। और मैं तो सिरी भी यूज़ नहीं करती हूँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं देना चाहूँगी सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए, कि जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं, अगर उनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करनी आती है तो वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ना करें। वो अगर उनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है और उनके बच्चे उनके साथ रहते हैं, तभी वो उनसे ही वो अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाएं, या फिर वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से बचें। ओके, हाँ, थैंक यू मैम। आपने बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं आज हाईलाइट किए हैं, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स, और मुझे पर्सनली काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला, और आशा है कि हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक्स।